तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है कि प्लेटफार्म का सेट को मतलब पढ़ते हैं, उसका आंसर की का पूरा डेफिनेशन देखते हैं। आज थोड़ा बहुत इसको पढ़ते हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सॉरी आंसर, डायरेक्ट आंसर पढ़ रहे हैं। मान लीजिए यानी कि सेट मारे थे, उसका डेफिनेशन पढ़ रहे हैं आज। इसमें सारा चीज़ जो है कि आपका हो जाएगा इसमें सॉल्व। तो बोल रहा है असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। उसके बाद बोल रहा है कि गांधी जी द्वारा प्रथम संगठित और व्यवस्थित अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन था। उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और यहाँ पे वापस ले लिया गया कब? 12 फरवरी 1922 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी यानी कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगाकर एसआई सहित 22 पुलिसकर्मी की हत्या कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इस घटना से दुखी होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन वापस ले लिया। इसी चौरा चौरी घटना के बाद जो है कि गांधी जी क्या किया? असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। इस घटना को गांधी जी हिमालय जैसा भूल करार दी गई। यानी कि गांधी जी ने कहा इस घटना के बाद कि ये जो है कि हमारा हिमालय से भी बड़ी भूल है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। यानी कि गांधी जी द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उत्पन्न परिस्थिति हो गया, उसको देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। उसके बाद बोल रहा है असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला नरसंहार के बाद चलाया गया था। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन और प्लस में जो है कि भारत असहयोग आंदोलन, भारत शासन अधिनियम 1919 रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसी के कारण जो है कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चलाया था। नेक्स्ट बोल रहा है कि गांधी जी इसे एक अवसर के रूप में देख रहे थे। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा एकता निकट 100 वर्षों में नहीं आएगी। गांधी जी का ये मानना था। उसके बाद नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिंग जो है कि ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था। यानी कि विलियम बेंटिंग ने जो है कि शिक्षा का माध्यम जो है ना अंग्रेजी में प्रारंभ किया था। कौन? विलियम बेंटिंग ने अंग्रेजी का शिक्षा का प्रारंभ किया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया। यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बेंटिंग ने लागू किया था 7 मार्च 1835 को। अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक लॉर्ड मैकाले हैं। अंग्रेजी शिक्षा का जनक भारत में अगर मान के चलेंगे तो मैकाले को माना जाता है। उसके बाद बोल रहा है अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य बाबू यानी कि क्लर्क तैयार करना था। अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य क्या था? यानी कि क्लर्क तैयार करना था। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी का ज्ञान सरकारी नौकरी के लिए ऑकलैंड ने अनिवार्य कर दिया। यानी कि अंग्रेजी का सरकारी नौकरी अगर लेना है तो अंग्रेजी का ज्ञान जो है ना अनिवार्य कर दिया। किसने? तो ऑकलैंड ने। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डिंग वन की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में जो हुआ था, इसमें अंग्रेज विजय हुआ था। यानी कि हार्डिंग वन का सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? हार्डिंग का यही आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था और अंग्रेज जो है कि इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट है कि हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। यानी कि जो नरबली प्रथा जो चल रहा था दोस्तों, उस पर जो है कि इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था हार्डिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट है राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। यानी कि राजा राम मोहन राय ने जो है कि बेंटिंग का ही सहायता से 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया था। दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूरा डेफिनेशन इसमें दिया गया, हर एक क्वेश्चन का निचोड़ है। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर बनता है तो टोटल इसमें निचोड़ दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपका बहुत सारा क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद होता क्या है दोस्तों, अगला सेट अगर हम मारेंगे ना तो उसमें इससे जो है कि बहुत सारा क्वेश्चन उसमें फंसता है। तो अगला सेट में नंबर बढ़ता है। अगला सेट मारेंगे, ये पढ़ने का मतलब होता है कि अगला सेट अगर है, इससे आगे वाला सेट मारेंगे, ये 9 नंबर है, इससे आगे वाला सेट अगर 10 नंबर मारेंगे तो मेरा आराम से जो है कि 5-6 नंबर आराम से बढ़ जाएगा।
तो चलिए इसीलिए इसको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिंग ने जो है कि शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। देखिए एंड बेंटिंग ने क्या किया, एक तो 1829 में राजा राममोहन ने जो है कि बेंटिंग की सहायता सती प्रथा को ख़त्म किया, और बेंटिंग ने जो है कि शिशु बलि हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया, शिशु बलि हत्या पर भी क्या किया, प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद बोल रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 में किया गया था। उसके बाद 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल स्कूल की स्थापना की थी। सेंट्रल स्कूल की क्वेश्चन अगर पूछे आपसे दोस्तों कि सेंट्रल स्कूल की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने। कहाँ पे किया था, तो बनारस में। इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गया। कब किया था, तो 1998 में 3 क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बनाने का बहुत बन सकता है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। यही मालवीय के प्रयास से BHU में बदल गया, मालवीय के प्रयास से ही यह BHU में बदल गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो बनारस में जो है कि संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो जोनाथन डंकन ने किया था। नेक्स्ट है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया, यानी कि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पास किया गया। उसके बाद 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया, 1921 में विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय के ने कार्य प्रारंभ कर दिया, कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद है कि 1916 में मुंबई में महिला विश्वविद्यालय को DK कर्वे द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि 1916 में जो है मुंबई में महिला विश्वविद्यालय DK कर्वे द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए क्वेश्चन बन गया, यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यानी कि गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। यानी कि गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। यानी कि अगर पूछे आपसे गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना। उसके बाद नेक्स्ट है गदर पार्टी के प्रमुख नेता रामचंद्र बड़कतुल्ला, रामदास पुरी, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, भगवान सिंह आदि थे। ये सब क्या थे, गदर पार्टी के सदस्य थे, नेता थे। गदर नेक्स्ट पॉइंट है गदर साप्ताहिक पत्रिका जो है इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। ये जो है कि साप्ताहिक पत्रिका थी और इस गदर पार्टी का मुख्य पत्रिका था ये। नेक्स्ट है कि 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया था। गदर का जो है दोस्तों पहला अंक जो है कि उर्दू में प्रकाशित किया गया था। कब, 1 नवंबर 1913 को। तो आगे चलकर जो है कि ये अन्य भाषाओं में भी प्रकाशित होने लगा, आगे चलकर ये और अलग अलग भाषा में प्रकाशित होने लगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसके कार्यकर्ताओं में मुख्यतः पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है कि गदर पार्टी अन्य संस्थाओं से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध तकनीक के प्रयोग पर बल दिया था। देखिए गदर पार्टी ने किस युद्ध पर जो है कि ध्यान दिया था, तो गुरिल्ला युद्ध पर ध्यान दिया था। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है इससे। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर 1606 में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि शाहजादा जो है कि खुसरो 1606 में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजादा खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। सलीम द्वारा विद्रोह दबा दिया गया। गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया एवं जहांगीर के सलाहकार चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी 1675 में औरंगजेब ने दिया था। यानी कि अच्छा क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु जो है तेग बहादुर को फांसी 1675 में किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजादा खुसरो जहांगीर का पुत्र था। शाहजादा खुसरो जो था जहांगीर का पुत्र था। मान सिंह अकबर का सेनापति था। नेक्स्ट पॉइंट है असफ खान नूरजहां का भाई था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है क्या, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौड़ा स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि जो 1922 में जो फरवरी 1922 में जो है कि पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौड़ा स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौड़ा स्थान पर असहयोग आंदोलन के इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। पीछे भी पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद चौरी चौड़ा यानी कांड में कुल 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय विपदा कहा था। यानी कि असहयोग आंदोलन जब वापस ले
लिया गांधी जी ने, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि यह राष्ट्रीय विपदा। नेक्स्ट है आंदोलन वापस लेने के निर्णय की आलोचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, सी आर दास आदि लोगों ने क्या किया था, जो वापस लिया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को, उसके लिए जो है कि ये लोग ने जो है निंदा किया उसका। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे, सी आर दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी। ये दोनों क्या थे, असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल अरविंद घोष थे, यानी कि बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, अरविंद घोष थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन 1924 में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। ये एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जहाँ पर कि गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस का। उसके बाद नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, यानी कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। उसके बाद 1919 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ पे, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, 1934 में जो हुआ बॉम्बे में, उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को जो है कि गौर से सुनिएगा ताकि क्वेश्चन याद भी हो जाए आपको। साथ साथ मेरा मोटिव ही है याद करवाने का, सिर्फ पढ़ने का मोटिव नहीं है, आप लोग याद भी करते जाइएगा साथ में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, यानी 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था, किसको हराया था, सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को जब हरा कर वो जो है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो इस पर जो है कि बहुत मतलब मंथन हुआ, आलोचना हुआ। तो क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया। उस त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एकता स्थापित हुआ, यानी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जब 1907 में जो हुआ था गरम और नरम दल में जो है कि फूट पड़ गया था, अलगाव हो गया था, उसका जो है कि यहाँ पे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों का मिलन हो गया। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी बैठक एक साथ एक ही मंच पर एक ही समय आयोजित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने की थी। चंपारण आंदोलन के बाद जो है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 में गांधी जी ने किया था। उसके बाद मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल छिड़ा था, यानी कि हड़ताल क्यों छिड़ा था, तो प्लेग और मिल मजदूर का बोनस के लिए गांधी जी के प्रयास से 35% बोनस मजदूरों को देने पर राजी हुआ था। उसके बाद चंपारण में बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर मतलब में नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। 3 कठिया पद्धति जिसको कहते हैं, इसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसका नेतृत्व का श्रेय अली बंधु को जाता है। नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में भीषण दुर्भिक्ष के कारण हुआ था। यह आंदोलन राजस्व की उगाही से संबंधित था। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। पूछेगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था हुआ था, तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण था, और भारत में पूछेगा तो चंपारण, और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह अगर पूछेगा पूरे विश्व में तो ये यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद भारत में गांधी जी का प्रथम ऑल इंडिया लेवल का विरोध रॉलेट एक्ट के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल था। गांधी जी का भारत में प्रथम गांधीवादी तरीके संगठित और व्यवस्थित आंदोलन सहयोग आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ईवीएस का क्वेश्चन आ गया, देखिएगा ध्यान से। स्तनधारियों के बारे में गलत कथन है, मतलब क्वेश्चन में गलत कथन पूछा था, तो गलत कथन होगा क्या, स्तनधारी होने के लिए आवश्यक शर्त अपने बच्चों को जन्म देना नहीं है, जन्म देना है। ये कथन क्या है, गलत है। तो उसके बाद अफ्रीका हाथी जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी है। अफ्रीका की हाथी जो है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी है। स्तनधारी शब्द लैटिन शब्द मैमा से लिया गया, जिसका अर्थ है स्तन। स्तनधारी के बाल या फर होते हैं और वे गर्म रक्त वाले होते हैं। स्तनधारी के क्या होते हैं, बाल और फर होते हैं, और वे क्या होते हैं, गर्म रक्त वाले होते हैं स्तनधारी जानवर। उसके बाद नेक्स्ट है स्तनधारी होने के लिए आवश्यक शर्त अपने बच्चों को दूध पिलाना है। स्तनधारी के लिए आवश्यक शर्त क्या है, वो बच्चे को क्या करेगा, दूध पिलाएगा।
हालांकि अधिकांश जानवर अंडे देकर प्रजनन करते हैं, लेकिन इससे कुछ अपवाद है, इसमें कुछ अपवाद भी है। स्तनधारियों की विशेषता है बाल या फर, गर्म रक्त यानी कि समतापी और चार कक्षीय हृदय। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए स्तनधारी में जैसे मोनोट्रीम हो गया, अंडे देना, प्रजनन का तरीका अंडे देना। उदाहरण क्या है, प्लेटिपस एकिडना। उसके बाद वितरण क्या है, ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी में पाया जाता है। मार्सुपियलस ये क्या है, अपरिपक्व जन्मधानी में विकास होता है। कंगारू, कोआला, कम्बोट और ओपोसम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिलेगा आपको। प्लेसेटल्स गर्भ में पूर्ण विकास। अपड़ा, मनुष्य, बंदर, गाय, शेर, हाथी, ब्लू व्हेल, चमगादड़ ये क्या है, उदाहरण है इसका। दुनिया भर में सबसे बड़ा स्तनधारी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने कि कच्चा तेल का गुण नहीं है। कौन सा कच्चा तेल का गुण नहीं है? तो कच्चा तेल चुंबकित हो सकता है, ये क्या है, कच्चा तेल का गुण नहीं है। कच्चा लोहा कठोर लेकिन भंगुर होता है। कच्चा लोहा क्या होता है, कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है। कच्चा लोहा तन्य नहीं होता और इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। तन्य नहीं होता है और इसमें कच्चा लोहा में आसानी से जंग नहीं लगता है। कच्चा लोहा चुंबकित नहीं हो सकता है। कच्चा लोहा क्या हो सकता है, चुंबकित नहीं हो सकता है। कच्चा लोहा लोहे और कार्बन का मिश्र धातु है, जिसमें कार्बन की मात्रा 2% और से 4% तक होती है। इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं कच्चा लोहा में। कच्चा लोहा के गुण क्या है, देखिए कच्चा लोहा का गुण क्या है। एक तो कठोर और भंगुर, उच्च संपीड़न शक्ति होता है और तन्य नहीं होता है, और आसानी से जंग लगती है, और पिघलने पर तापमान कम हो जाता है, यानी कि पिघलने का तापमान कम होता है। कम तापमान पर क्या होगा, पिघल जाएगा। मशीनिंग करना आसान होता है। उसके बाद कच्चा लोहा का उपयोग पाइप, इंजन, ब्लैक होल मशीन के उपकरण के निर्माण के कार्य में लिया जाता है। उसके बाद पिटवा लोहा जो है कि लगभग शुद्ध लोहा 99% से अधिक होता है। इसमें कार्बनिक मात्रा 0.8% से कम होती है। अब पिग आयरन जो है दोस्तों, पिग आयरन लोहे का सबसे कच्चा रूप है। पिग आयरन लोहे का सबसे कच्चा रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा 4 से 5% तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इन सिटू संरक्षण के तहत प्राकृतिक आवासों को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इन सिटू संरक्षण के तहत क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आवासों को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इन सिटू संरक्षण जैव विविधता संरक्षण के प्रकारों में से एक है। इन सिटू संरक्षण में वनस्पति और जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षित किया जाता है, यानी कि जो उनका प्राकृतिक आवास होता है उसके भीतर रखेंगे उसको, तो ये इन सिटू के रूप आ गया। प्रमुख रूप से 4 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र होते हैं। कौन कौन है, एक तो बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है और जीव अभयारण्य है। उसके बाद इन सिटू संरक्षण का अर्थ है किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना। जो उसका प्राकृतिक आवास है उसमें संरक्षित करेंगे, इन सिटू के अंतर्गत आता है। इसमें पौधों, जानवरों, अन्य जैविक विविधताओं को उनके मूल पर्यावरण में ही संरक्षित किया जाता है। इन सिटू संरक्षण सामान्य रूप से सबसे प्रभावी और स्थायी विधियों में से एक है। उसके बाद संरक्षित क्षेत्र वे स्थान है जहाँ जीवों को उनकी प्रकृति स्थिति में बचाने के लिए विशेष सुरक्षा दी जाती है। इन सिटू संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया। राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए उदाहरण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरे में है वन्यजीव अभयारण्य, यानी कि विशेष रूप से जानवरों के संरक्षण के लिए उदाहरण रणथंभौर अभयारण्य। जैव मंडल रिजर्व में है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए उदाहरण नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में ब्रिटिश शासन के तहत स्थापित किया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। इस अधिनियम के तहत वनों की स्थापना और संरक्षण के लिए प्रक्रियाएं विकसित की गई, जिसमें आरक्षित, संरक्षित वन और ग्राम वन संरक्षित क्षेत्र आते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 यह अधिनियम आज भी लागू है और वनों को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। एक आरक्षित वन, जिसमें है इन वनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। यहाँ गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण होता है, यानी कि सरकार का वो क्षेत्र है उस पर जो है कि आप लोग कटाई वन को नहीं कर सकते हैं, सरकार का वो जो है कि सख्त नियम बना हुआ है। तीसरा है सामुदायिक वन, यानी कि ग्रामीण समुदायों के लिए आरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिस पर 1887 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक संधि है। क्या है, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक संधि है। CFC के उपयोग को वर्ष 2000 तक प्रतिबंधित किया जाना था, जिसके बाद लगभग 50 वर्षों की अवधि में ओजोन परत के धीरे धीरे ठीक होने की उम्मीद थी। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संधि है। नेक्स्ट है, इसके प्रमुख तथ्य निम्न है।
पूरा नाम है ओजोन परत के क्षय करने वाले पदार्थों का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट उद्देश्य इसका क्या है, ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना। जो भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है उसको क्या करना है, परंपरागत यानी कि तरीके से उसको ख़त्म करके समाप्त करना है। तीसरा पॉइंट है हस्ताक्षर। इस पर 16 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ था, यानी कि काम में आया था। ओजोन क्षयकारी पदार्थों में निम्न शामिल हैं। ओजोन को क्षयकारी पदार्थ में एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दूसरा हो गया हेलोन, तीसरा आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके बाद चौथा आता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, पांचवा आता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और तीसरा आता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन यानी कि HBFC, मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन, और बस ये सब आता है हाइड्रोजन को नुकसान पहुंचाने वाला है सामान्य सब। नेक्स्ट है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाई गई थी। इस पर 1997 में हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट आंसर है सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुई थी। यानी कि सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न धर्मों और जातियों के भारतीयों को प्रशिक्षित और एकजुट करना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन का मुख्यालय पुणे में था। नागपुर, इलाहाबाद, मुंबई और मद्रास में इसके शाखाएं थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन साक्षरता बढ़ाने, आपातकालीन राहत कार्य और अन्य सामाजिक कारणों को संबोधित करने के लिए भी समर्पित था। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो आदिवासी, ग्रामीण और अल्प सुविधा प्राप्त लोगों के लिए समर्पित था, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे। वर्ष 1908 में गोपाल कृष्ण गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित एक पुस्तक धर्मात्मा गोखले लिखी, गांधी जी ने लिखा था। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह 1771 में प्रारंभ हुआ था। चुआर विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया था, और रघुनाथ महतो का जन्म मानभूम जिले के घुटियाडीह गाँव में हुआ था। चुआर विद्रोह ने अंग्रेज को गुरिल्ला युद्ध नीति के द्वारा बहुत परेशान किया था। चुआर विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध के द्वारा अंग्रेज को जो है कि बहुत परेशान किया था। नेक्स्ट है कि जनजातियों के द्वारा विद्रोह का मुख्य कारण जनजातियों का दीकुओं द्वारा शोषण था। तो क्या है दोस्तों कि चुआर विद्रोह जो है कि गुरिल्ला युद्ध नीति ठीक है, जनजातीय विद्रोह द्वारा मुख्य कारण जनजातियों का दीकुओं द्वारा शोषण था। दीकू दोस्तों जो होता है, जो पहले महाजन थे, जो जमींदार सब थे, जो कि गरीब किसानों का जो है कि बहुत लूटते थे, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब उसका शोषण करते थे, उसको दीकू कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों जो आदिवासियों का शोषण करता था उसे दीकू कहा जाता था। यहाँ पे है दिया हुआ, जिसमें भारतीयों और यूरोपियन दोनों शामिल थे। भारत में सबसे सशस्त्र अंग्रेज का विद्रोह हिंसक रूप से करने वाले जनजाति थे। भारत में सबसे सशस्त्र ये चुआर जो थे, सबसे सशस्त्र जो है कि विरोध हिंसक रूप से करने वाले जनजाति थे। कौन? चुआर। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था। कर्जन के काल में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया था ये विश्वविद्यालय अधिनियम। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना थॉमस रेले की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि 1916 ईस्वी में हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तीसरा है नेक्स्ट पॉइंट है कि हंटर आयोग 1882 में रिपन के काल में शिक्षा पर बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल आयोग 1917 में चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में शिक्षा पर बनाया गया था। नेक्स्ट आंसर है दोस्तों 54 नंबर का कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था अपना 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने तीनों में भाग लिया था, तो यही BR अम्बेडकर जो है हमारे, ये तीनों में इसने भाग लिया था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य लंदन में किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था दोस्तों, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन, भारत का वायसराय जो था 1926 से 31 के बीच इरविन था, के मध्य गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, TRE में पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था।
तो नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी गई थी गांधी इरविन समझौता में। उसके बाद नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में ही हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उसके बाद उस समय भारत सचिव सैमुअल होर था। भारत सचिव कौन था? सैमुअल होर था। ध्यान में रखिएगा कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का सचिव कौन था? तो सैमुअल होर। और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत सचिव कौन थे? सैमुअल होर और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। उसके बाद अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। यानी कि क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो यहाँ पे दिया गया है गांधी जी ने जो है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तीनों में कौन कौन? एक तो हो गया अंबेडकर, दूसरा तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में नील खेती के विरुद्ध किया था। प्रथम सत्याग्रह गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत करवाया था। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों टीआरई में कि गांधी जी को जो है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आया था। चंपारण कृषक जांच समिति FG सलाई की अध्यक्षता में बनाया गया, जिस समिति ने 3 कठिया पद्धति समाप्त करने का सिफारिश किया था। उसके बाद नेक्स्ट है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम में से यात्रा प्रारंभ कर दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया है। तो आपको लोगों को पता ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। बारदौली की महिलाओं ने ही दोस्तों इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका को संपादित किया गया था। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। अल हिलाल पर किस पे? 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है कि लेखक है और पुस्तक है, जैसे इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी हैं हमारे, और दूसरा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया RC दत्ता थे। तीसरा है द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। चौथा है सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। द कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली। उसके बाद नेक्स्ट है जमींदार मौलाना जफर अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में के सिविल मैरिज एक्ट से लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। उसके बाद संप्रति आयु एक्ट BM मलाबड़ी के प्रयासों से 1891 में लाया गया था। उसके बाद हरविलास शारदा द्वारा बाल विवाह निवारण एक्ट 1929 में लाया गया था। उसके बाद क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 को नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया, लेकिन यह कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सका। उसके बाद नेक्स्ट है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट है शारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 ईस्वी में लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़के का उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष न्यूनतम निर्धारित किया गया। उसके बाद बाल विवाह निषेध अधिनियम 1978 के अंतर्गत लड़का का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दिया गया और लड़की का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया? बाल विवाह निषेध संशोधित अधिनियम 1978 के अंतर्गत। तो चलिए भी दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कहाँ तक इम्पोर्टेंट लगा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना देखते हैं, रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।